प्यारे बच्चों, आशा है आप अच्छी तरह से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आपने कक्षा 7वीं में गणित अध्याय 1 पूर्णांक का भाग 1 अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा और प्रश्नावली 1.1 व 1.2 पूर्ण कर ली होगी। साथ ही होमवर्क भी कर लिया होगा और अपने विषय शिक्षक गणित के जो भी आपके हैं उनको होमवर्क दिखा दीजिए। अब हम भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें हम प्रश्नावली 1.3 व 1.4 पर चर्चा करेंगे, समझेंगे और उसके सूत्र परिभाषा देखेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 1.3 व 1.4 के पहले आने वाले सूत्र परिभाषाएं व नोट्स देखते हैं। सबसे पहले पूर्णांकों का गुणा। तो दो पूर्णांकों का गुणा करते समय सबसे पहले हम उन दोनों पूर्णांकों के चिन्हों का गुणा करें। पहले हम चिन्ह निर्धारण कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। धन का धन में गुणा होगा तो धन चिन्ह मिलेगा, धन का ऋण में गुणा होगा तो ऋण चिन्ह मिलेगा, ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन चिन्ह मिलेगा और ऋण का धन में गुणा होगा तो धन। एक सामान्य रूप में आप याद कर लीजिए, समान चिन्हों का गुणा होने पर हमें धन चिन्ह मिलेगा, असमान चिन्हों का गुणा होने पर हमें ऋण चिन्ह मिलेगा। इसके बाद जो भी पूर्णांक है उनका एक सामान्य गुणा के नियम के अनुसार, जैसा आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, गुणा कर दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम देखें संख्याओं का गुणा करके भी हम देख लें उदाहरण के रूप में। पहला है ऋण 3 गुणित ऋण 5। तो पहले हम चिन्ह निर्धारण करें। ऋण का गुणा ऋण में हुआ, समान चिन्हों का गुणा हुआ, धन मिला, 5 3 15। 4 गुणित 6, दोनों में कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन, धन धन का गुणा धन में हुआ तो धन मिला, 6 चौके 24, समान चिन्ह थे, धन चिन्ह मिला। 4 गुणे ऋण 7, 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन और ऋण का गुणा असमान चिन्हों का गुणा हुआ तो ऋण मिला और 7 चौके 28। ऋण 5 गुणित 4, तो ऋण का गुणा धन में होगा तो ऋण मिलेगा, असमान चिन्हों का गुणा हुआ, 5 चौके 20। अब हम 3 पूर्णांकों का भी देख लें। 2 का तो एक समान हो गया, अब 3 का कैसे करना है, या 4 का कैसे करना, या 5 का कैसे करना। तो जब इस तरह से 2 से अधिक पूर्णांक हों तो पहले हम चिन्हों का निर्धारण करेंगे। तो पहले हम कोई भी, चाहे आप शुरू के 2 पूर्णांक ले लीजिए और चाहे बाद के, और इस तरह 2 पूर्णांक लेकर के उनके चिन्ह बना के उनका गुणा कर लीजिए और इस तरह अंत में आपको फिर से 2 पूर्णांक मिलेंगे और फिर वही नियम लग जाएगा। देखें हम यहाँ 3 पूर्णांकों का गुणा, उदाहरण 5 में ऋण 3 गुणित 5 गुणित ऋण 2। पहले हम ऋण 3 का गुणा ऋण 5 में करेंगे ऊपर के नियम अनुसार, तो हमें मिलेगा ऋण 15 गुणित ऋण 2। ऋण 15 ऋण गुणित 2, तो आपका ऋण में ऋण गुणा हुआ तो धन और 15 दूनी 30। इस तरह जितने भी आपके पूर्णांक हों उनको आप 2 करके गुणा कर लीजिए एक सरल तरीके से और चिन्ह का निर्धारण करते हुए गुणा कर दीजिए, आपका हल बड़ी सरलता से आ जाएगा। अगला बिंदु पढ़ें, शून्य से गुणा। जब किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करते हैं तो, या शून्य में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो शून्य आता है। सीधी सी बात है, किसी भी पद में शून्य का आप गुणा करें तो शून्य आता है, चाहे शून्य में करें और चाहे शून्य का। तो ऋण 2 गुणित शून्य बराबर शून्य, शून्य गुणित ऋण 4 बराबर शून्य। यहाँ पर चिन्ह शून्य का धन और ऋण में एक समान होता है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापक रूप में हम देखें, यदि हम a ले लें तो a का गुणा हम किसी भी पूर्णांक के लिए शून्य में करेंगे तो a गुणित शून्य बराबर शून्य या शून्य गुणित a बराबर शून्य। ध्यान रखें कि यह जो शून्य है आपको सिर्फ ये देखना है कि गुणा में होना चाहिए और जिस पद के साथ है तो
उसके लिए उसका मान 0 होता है। अगला बिंदु देखें, गुणात्मक तत्समक। जब किसी संख्या में हम 1 का गुणा करते हैं तो वही पूर्ण संख्या आती है। अतः पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। अब ये गुणात्मक तत्समक क्या है? कोई भी ऐसा मान या संख्या जिसका गुणा करने पर जो हमें पद है या संख्या है उसका मान ना बदले। तो एक जो है इसका हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, या पद में गुणा करें तो वही पद आता है। इसलिए गुणा के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। अब हम व्यापक रूप में देखें तो किसी भी पूर्णांक a के लिए a गुणित 1 बराबर a या 1 गुणित a बराबर a। जैसे अभी आपने शून्य का देखा था कि शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में गुणा किया जाए, तो इसी तरह 1 का गुणा किया जाए या 1 में गुणा किया जाए तो वही संख्या मिलती है। ऋण 12 गुणित 1 बराबर ऋण 12, 17 गुणित 1 बराबर 17। आगे देखें हम गुणन का सहचर्य नियम। गुणा में सहचर्य नियम देखें, यदि a, b और c कोई भी 3 पूर्णांक लें तो कोष्टक में a गुणित b कोष्टक बंद गुणित c बराबर a गुणित कोष्टक में b गुणित c। यहां पर हम देखें तो पहले a गुणित b को हम हल करेंगे और बराबर में हम देखें तो b गुणित c को पहले हम हल करेंगे, फिर a का गुणा करेंगे। एक उदाहरण हमने लिया 2 गुणित 3 कोष्टक में गुणित 4 बराबर 2 गुणित कोष्टक में 3 गुणित 4। तो हम यहां कोष्टक में पहले हल करें तो 2 गुणित 3 का मान 6 होगा और 6 में 4 का गुणा होगा तो 24। यहां पे देखें हम तो 2 गुणित कोष्टक में 3 गुणित 4 को पहले हल करें तो 12 आया, 12 का गुणा 2 में हुआ तो 24। इस तरह दोनों पक्ष बराबर हैं, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, इसलिए यह नियम गुणा में साहचर्य नियम कहा जाता है। अब देखें हम वितरण गुणन नियम या वितरण गुण या वितरकता का नियम। इसको अंग्रेजी में हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। हम 3 पूर्णांक लें a, b और c। तो पहले हम योग में देख लें और फिर व्यकलन में, गुण मतलब घटाना में। a गुणित कोष्टक में b धन c बराबर a गुणित b धन a गुणित c। यह जो a है इसका गुणा b में हुआ तो a गुणित b, धन का चिन्ह था तो धन, फिर a का गुणा c में हुआ तो धन a गुणित c। इसका इसमें वितरण हुआ, a का b में और a का c में। मान लीजिए यहां एक और धन d लिखा होता तो a का गुणा d में भी होता। यहां पर हम इसी तरह ऋण में देखें a गुणित कोष्टक में b ऋण c। तो इसी तरह जैसे ऊपर आपने देखा a का गुणा b में होगा तो a गुणित b, और यहां ऋण चिन्ह है तो ऋण a गुणित c। आगे देखें एक उदाहरण के माध्यम से 2 गुणित 3 धन 4 बराबर 2 गुणित 3 धन 2 गुणित 4। 2 का गुणा 3 में हुआ तो 6 धन 2 का गुणा 4 में हुआ तो 8। 7 का गुणा 2 में हुआ तो 14, इधर हो गया 3 धन 4 जोड़ दिया तो 7 बाएं पक्ष में, और 7 गुणित 2 बराबर 14, और इधर 6 धन 8 बराबर 14, दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो इस तरह यह वितरकता का नियम कहलाता है। अब देखें हम पूर्णांकों का विभाजन। जैसे आपने गुणा में सबसे पहले चिन्हों का निर्धारण किया, इसी तरह भाग में भी हम चिन्हों का निर्धारण करेंगे और सामान्य नियम के अनुसार हम फिर भाग कर देंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा। तो 2 पूर्णांकों का विभाजन करते समय चिन्ह का निर्धारण कैसे होगा? तो ऋण भागित, ये लाइन थोड़ी सी यहाँ पर लाइन के ऊपर है तो ये भाग बटे की लाइन, ऋण बटे धन, ऋण भागित धन बराबर ऋण, धन भागित, यहां भी वो बटे की लाइन है, ऋण बराबर ऋण। तो यहां लाइन के ऊपर लाइन खींचिए तो वह आपको थोड़ा कम दिखेगी, खींच लीजिएगा। तो यहां पर देखें हम चिन्ह असमान है अंश और हर में, यहां भी
तो चिन्ह हमें बराबर में ऋण का मिला। अब देखें धन भागित धन बराबर धन, ऋण बटे ऋण बराबर धन। तो हम बटे को भाग भी कह सकते और बटे भी कह सकते। तो यहाँ समान चिन्हों का भाग हुआ तो धन मिला, और यहाँ भी ऋण ऋण समान चिन्हों का हुआ तो धन। वही गुणा के जैसे हो गया, असमान चिन्हों का गुणा होने पर ऋण मिलता है और समान चिन्हों का गुणा होने पर धन। वास्तव में यहाँ पर गुणा ही हुआ है। तो ये दोनों गुणा में और भाग में एक से नियम लागू होते हैं। अब हम देखें ऋण 8 बटे ऋण 4। तो हम पहले चिन्ह का निर्धारण करें, तो समान चिन्ह है अंश और हर में, तो धन आएगा, और 4 दूनी 8, तो धन के 2 आएंगे। अब यहां पर हम देखें ऋण 8 बटे 3। तो यहां ऊपर अंश में ऋण है और हर में धन है, तो यहां पर ऋण आएगा, और जब हम भाग करेंगे तो यह दशमलव में आएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि यहां पर एक बार हमने पूर्णांक लिए तो हमें जो भागफल मिला नोट में, तो यह एक पूर्णांक है, परंतु यह एक पूर्णांक नहीं है, दशमलव में आएगा, यह पूर्णांक नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं समृद्ध नहीं। व्यापक रूप में a बटे b बराबर नहीं c या जहां पर कोई पूर्णांक है। नोट, किसी भी पूर्णांक a के लिए, अभी आपने गुणा में देखा कि एक में किसी भी संख्या में पद में एक का गुणा होता है तो वही आता है, तो यहां पर भाग में भी यही नियम लागू होगा। वास्तव में यहां पर एक का गुणा ही हुआ है, तो a भागित 1 बराबर हम a बटे 1 भी लिख सकते जो a के बराबर होगा। जैसे आपने देखा था व्यापक रूप में a गुणित 1 बराबर a, तो यहाँ पर a भागित 1 बराबर भी a के बराबर होगा। यदि ऋण का 1 है तो यह ऋण a के बराबर होगा। तो इस तरह आपने प्रश्नावली 1.3 और 1.4 से संबंधित सूत्रों को देखा। अब हम उन्हीं के सवालों को हल करेंगे और इन्हीं नियमों को लगाते हुए। सबसे पहले देखें प्रश्नावली 1.3 प्रश्न पहला सी, ऋण 21 गुणित ऋण 30। तो हम देखें ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो धन हो गया, और 21 का हम 30 में सामान्य नियम अनुसार गुणा कर दें तो हमें मिलेगा गुणनफल 630। अब देखें जी नंबर वाला 9 गुणित ऋण 3 गुणित ऋण 6। तो पहले हम इन दो पूर्णांकों का गुणा, आप पहले ये दो भी ले सकते हैं जो आपको लेना हो। तो हम ले लें ऋण 3 गुणित ऋण 6, तो चिन्ह धन का आएगा, 6 3 18। अब ये दो पूर्णांक हो गए, तो धन का धन में गुणा हुआ तो धन आ गया, और 18 का 9 में गुणा हुआ तो 162। अगला प्रश्न हम आई नंबर का देखें, इसमें हम 4 पूर्णांक ले लें, ऋण 1 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 3 गुणित 4। तो हम दो दो पूर्णांकों की जोड़ी बना लें और इनका पहले गुणा कर लें। तो ऋण 1 गुणित ऋण 2, तो चिन्ह आएगा धन, और 2 एकम 2 गुणा ऋण 3 गुणित 4, तो चिन्ह आएगा ऋण का, 4 गुणित 3 तो 12। अब ये दो पूर्णांक बन गए, तो धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण, 12 दूनी 24। पूरे सवाल हमने इसलिए नहीं हल करके दे रहे क्योंकि यदि हम पूरे सवाल दे देंगे तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलतियां नहीं होंगी आपसे। अब गलतियां नहीं हुई तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपसे सवाल बन रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम जहां पर ज्यादा सवाल होंगे जिस भी प्रश्न के भाग में, उसके कुछ सवाल हम आपको देंगे, बाकी के होमवर्क में करिएगा और अपने विषय शिक्षक को बताइए। पहले वह सवाल कर लीजिए जो हमने आपको हल कराया दिया है बिना देखे, फिर आप शेष सवाल होमवर्क के रूप में करिए। प्रश्न दूसरा देखें, निम्नलिखित सत्यापित कीजिए। 18 गुणित बड़े कोष्टक में 7 धन कोष्टक में ऋण 3 बराबर बड़े कोष्टक में 18 गुणित 7 धन कोष्टक में 18 गुणित ऋण 3। तो हम इनको आराम से हल करें। बराबर के पहले हम बायां पक्ष ले लें, बराबर के
बाएं हाथ की तरफ जो भी लिखा हुआ है बायां पक्ष होगा, आपके बाएं हाथ की तरफ, और बराबर के दाहिनी तरफ जो भी लिखा है वह दायां पक्ष होगा। आप जानते हैं अंग्रेजी में हम दाएं पक्ष को राइट हैंड साइड और बाएं पक्ष को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। अब बायां पक्ष हम लें और सवाल को उतार लें। अब देखें हम 18 गुणित कोष्टक में 7 धन कोष्टक में ऋण 3, तो पहले हम इसको हल कर लें कोष्टक को, तो हमें मिलेगा 7 ऋण 3। हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया कि धन से कोष्टक हटाने पर चिन्ह नहीं बदलता, ऋण से कोष्टक हटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो 7 ऋण 3 आया। अब ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया कि दो पूर्णांक जब हम जोड़ते हैं तो उसमें कौन सा चिन्ह आता है, जोड़ें या घटाएं। तो अब हम देखें 7 में से 3 गए तो धन के बचेंगे 4, 18 में 4 का गुणा कर दें तो आएगा 72। तो हमारा बायां पक्ष आया 72। अब हम देखें दायां पक्ष बराबर 18 गुणित 7 धन 18 गुणित ऋण 3। तो पहले हम 18 गुणित 7 करें तो हमें चिन्ह के साथ मिलेगा धन 126 धन। अब 18 गुणे ऋण 3 का गुणा करेंगे तो ऋण 54। अब फिर आगे बढ़े तो 126 ऋण 54, तो हमको मिला 72। तो आप देख रहे हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हैं। इस तरह यह सत्यापित होता है। अगला प्रश्न देखें हम, प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा है एक किसी भी पूर्णांक a के लिए ऋण 1 गुणित a। तो पहले हम चिन्ह ना देखें तो a का गुणा 1 में होता है तो a, और यहाँ पे चिन्ह का अनुसार भी आप गुणा कर सकते हैं, ऋण और धन का गुणा तो ऋण, तो उत्तर आएगा ऋण a। वह पूर्णांक ज्ञात करो जिसका ऋण 1 के साथ गुणनफल ऋण 22 आता है। तो ऋण 1 तो हमें दिया है, यानी हमें चिन्ह धन का चाहिए, ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए। तो आंसर होगा, ये लिखा है कि किसी भी संख्या में ऋण 1 का गुणा करने पर गुणनफल उस संख्या के योज्य प्रतिलोम के बराबर होता है। अब ये योज्य प्रतिलोम क्या है ये भी हम आपको समझा दें। योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि जो भी आपको पूर्णांक दिया है उसका चिन्ह बदल दीजिए। जैसे ऋण 22 है तो धन 22, धन 22 है तो ऋण 22, ऋण 15 है तो धन 15, 15 है तो ऋण 15, और इसी तरह अन्य संख्याओं और पदों के लिए भी यह नियम लागू होता है। तो हम देखें एक सामान्य तौर पर कि हमें ऋण 22 चाहिए और हमें ऋण 1 में गुणा करना है, तो स्पष्ट तौर पर पहले हम 22 का गुणा करेंगे और चिन्ह हमें धन का मिलेगा। तो धन 22 गुणित ऋण 1 बराबर ऋण 22 मिलेगा, इसलिए ऋण 22 का योज्य प्रतिलोम 22 होगा। योज्य प्रतिलोम क्या है ये आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि वह दो संख्याएं जिनका जोड़ शून्य होना चाहिए। जैसे 22 और ऋण 22 को आप जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा। 37 का योज्य प्रतिलोम ऋण 37, शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य। तो योज्य प्रतिलोम में आपको सिर्फ चिन्ह बदलना है। देखो यहाँ धन था तो यहाँ ऋण होगा। शून्य का चिन्ह हमने आपको बताया धन और ऋण के लिए शून्य एक समान होता है, इसलिए यहाँ पर ऋण शून्य नहीं लिखा गया है। अगला हम प्रश्न देखें, उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका हम ए नंबर का लेते हैं, 26 गुणित ऋण 48 धन ऋण 48 गुणित ऋण 36। तो ध्यान से देखिए ये धन लगा है, पद हमेशा धन और ऋण से अलग होते हैं। यदि कोष्टक लगा है तो उस कोष्टक को हम सिर्फ एक पद के रूप में लेंगे। तो यहाँ देखें हम, ये कोष्टक है और ये गुणा में, तो ये गुणा के साथ है इसलिए यह एक पद हुआ धन, और यह एक पद। तो धन और ऋण से पद अलग होते हैं, तो एक पद ये और एक पद ये। तो पहले हम इनको हल कर लें। तो आप ध्यान से देखिए 26 गुणित ऋण 48 धन ऋण 48 गुणित ऋण 36। तो देखिए दोनों पद में ऋण 48 का गुणा है,
तो हम इसमें वितरकता का नियम लगाएंगे। इस ऋण 48 को हम बाहर ले लें, दोनों में गुणा में है। अब यहां ध्यान से देखिए, जिसको हम कॉमन या उभयनिष्ठ भी कहते हैं। तो यहां से 26 धन के बचे, बीच में जो चिन्ह है वो है आप ज्यों का त्यों लीजिए। अब ऋण 48 आपने बाहर ले लिया है, तो यहां बचेगा कोष्टक में ऋण 36। ये कौन सा नियम आया? वितरकता का नियम। आपने पढ़ा था ए कोष्टक में, ए गुणित कोष्टक में बी धन सी बराबर ए गुणित बी धन ए गुणित सी। तो यहां पर हमने वितरकता का नियम यूज किया। अब इसलिए हमने बाजू में वितरण नियम लिख दिया। अब ऋण 48 ज्यों के त्यों। अब यहां हम 26 धन कोष्टक में ऋण 36 को हल करेंगे, तो 26 ऋण 36। तो हमारे पास बचेगा हल करने पर ऋण 10। अब ऋण 48 में हम ऋण 10 का गुणा करेंगे, चिन्ह होंगे ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो धन, और 48 का गुणा 10 में हुआ तो 480। इस तरह से हम इसके एक और सवाल को भी हम देखें, बी नंबर के सवाल को। इसमें लिखा 8 गुणित 53 गुणित ऋण 125। तो यहां पर हम ऐसा गुणा अलग से कर लें, संख्याओं को ले लें जिससे गुणा करने पे हमें सरलता हो। जैसे 10 का गुणा करने पर 1 शून्य लगा देते हैं, 100 का गुणा करने पर 2 शून्य लगा देते हैं बिना गुणा किए हुए। तो इसी तरह यहां पर हम इसमें 8 गुणित 53 गुणित ऋण 125 में हम 53 और ऋण 125 का स्थान अदल बदल दें, जिसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। गुणा में है तो गुणा का, और धन में है तो योग का। यह भी आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हमने इसको यहां कर दिया 53 को और ऋण 125 को पहले, और इसे हमने एक साथ रख दिया। अब इसका गुणा किया 125 में 8 का, तो हमें मिला ऋण 1000। अब ये आपने देखा कि 10 का गुणा करते हैं तो 1 शून्य लगाते हैं, 100 का, तो यहां पर 1000 का हम 53 में गुणा करेंगे, तो 53 में हम 3 शून्य लगा देंगे और चिन्ह आपको मिलेगा ऋण गुणित धन, तो हो जाएगा ऋण। अगला सवाल इसी का हम एक और देख लें, ई नंबर वाला। 625 गुणित ऋण 35 धन कोष्टक में ऋण 625 गुणित 65। ध्यान से देखिए, ये पहले सवाल की तरह है, 625 625 दोनों में है। तो पिछली बार ऋण था तो इसलिए हमने ऋण ले लिया। अब इस बार यहां धन है और यहां ऋण है, तो हम 625, वहां भी आप ले सकते थे, तो हम यहां 625 उभयनिष्ठ ले लें। तो यहां से बचेगा ऋण 35, धन लगा है धन रहेगा। अब यहां ऋण 625, तो ये ऋण का गुणा 65 में हो जाएगा, तो ऋण 65। 625 गुणित ऋण 35, धन से कोष्ठक घटा तो ऋण 65, ऋण 35 ऋण 65, कोष्ठक में होगा ऋण 100। अब हम 625 में ऋण 100 का गुणा करेंगे, तो 625 के बाद हम 2 शून्य लगा देंगे, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण। इस तरह आप इसमें आपने देखा कि हमने वितरण नियम का भी प्रयोग किया कुछ सवालों में, कुछ में हमने क्रम विनिमय नियम का भी प्रयोग किया। तो इस तरह से ये जो शेष सवाल हैं आप नियम लगा के हल, आप डायरेक्ट भी कर दोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन आपके नंबर कट जाएंगे। छठा प्रश्न, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? हिमीकरण का मतलब होता है कि ठंडा करना। जैसे आपने रेफ्रिजरेटर को ठंडा करते हुए फ्रिज में देखा होगा, और कमरे को तापमान कम करने के लिए हम एसी का उपयोग करते हैं। तो हम देखें कि कमरे का प्रारंभिक तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। अब प्रति घंटा 5 डिग्री कम,
यानी ऋण 5 हो रहा है। तो कितने घंटे बाद, 10 घंटे बाद कितना तापमान गिर जाएगा? तो ऋण 5 में हम 10 का गुणा करेंगे तो ऋण 50। अब हम 10 घंटे बाद कमरे का तापमान देखें तो हम 10 घंटे बाद कमरे का तापमान होगा 40 ऋण 50। ये ऋण 50 कहाँ से आया? ये वाला, जिसे हम जोड़ना भी कहते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते 40 धन कोष्टक में ऋण 50। तो 40 ऋण 50 तो आएगा ऋण 10 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न 7वां है। 10 प्रश्न वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रश्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। प्रश्न नहीं किए गए मतलब बच्चे ने हल नहीं किया है। इस पर शर्त पर आधारित 3 सवाल हमको दिए गए हैं। पहला है, मोहन ने 4 प्रश्न को सही और 6 प्रश्नों को गलत उत्तर देता है तो उसके कितने अंक होंगे? तो हम देखें, सबसे पहले तो हल में हमने लिखा है कि एक सही उत्तर के लिए 5 अंक हैं, शर्त में लिखा है, और एक गलत उत्तर के लिए अंक ऋण 2 हैं। अब मोहन ने 4 सही प्रश्न किए तो 4 सही प्रश्न के लिए अंक होंगे 5 गुणे 4 बराबर 20 अंक। 6 प्रश्न गलत किए तो ऋण 2 गुणे 6 बराबर ऋण 12 अंक। अब मोहन को कुल कितने अंक मिले? तो मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर 20 धन कोष्टक में ऋण 12 बराबर 20 ऋण 12 बराबर 8 अंक। तो मोहन को 8 अंक मिले। दूसरा प्रश्न है, रेशमा ने 5 उत्तर सही किए और 5 गलत, तो कितने अंक होंगे? तो इसी तरह हम रेशमा के लिए देखें कि 5 सही प्रश्न के लिए कितने अंक होंगे? 5 गुणे 5 बराबर 25 अंक, और 5 गलत प्रश्न के हल के लिए ऋण 2 गुणित 5 बराबर ऋण 10। अब देखें हम रेशमा द्वारा प्राप्त कुल कितने अंक हुए? तो 25 धन कोष्टक में ऋण 10, 25 ऋण 10 बराबर 15। अब हम देखें हिना के लिए, तो हिना ने 7 प्रश्न किए और उनमें से 2 का उत्तर सही है, 5 का उत्तर गलत, तो कितने अंक हुए? तो हिना के लिए हम देखें तो 2 प्रश्न सही हैं, तो इसलिए इसके 2 प्रश्न सही के लिए अंक होंगे 5 गुणित 2 बराबर 10। 5 प्रश्न गलत हैं तो गलत के लिए अंक होंगे ऋण 2 गुणित 5 बराबर ऋण 10 अंक। तो हिना को कुल कितने अंक मिले? तो बराबर होगा 10 धन कोष्टक में ऋण 10, 10 ऋण 10 बराबर 0 अंक। इस तरह से ये हमने जो सवाल देखा इसमें धनात्मक और ऋणात्मक अंकों का योग देखा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तन करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। प्रतिस्थापित मतलब खाली स्थान को आपको भरना है। खाली स्थान हमने भर के इसमें बताया आपको, आप देखें ध्यान से और इस तरह के कई प्रश्न बनाते हुए हल करें। ऋण 3 गुणे खाली स्थान बराबर 27। तो सबसे पहले हम चिन्ह देखें, धन आ रहा और हमें खाली स्थान के पहले ऋण है, मतलब निश्चित तौर पर हमें यहाँ पर गुणा में ऋण मिलेगा, तो हमने ऋण लगा दिया। अब 27 है तो 3 का आप पहाड़ा पढ़िए तो 3 नाम 27, तो खाली स्थान में आएगा ऋण 9। 5 गुणे खाली स्थान ऋण 35, तो हमें ऋण मिल रहा है, 5 के आगे धन है, निश्चित तौर पर गुणा में ऋण होगा। 5 का पहाड़ा 35 के लिए पढ़िए तो आएगा 7, तो कोष्टक खाली स्थान में आएगा ऋण 7। इसी तरह हम देखें सी के लिए, खाली स्थान गुणे ऋण 8 बराबर ऋण 56, तो हमें ऋण मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमें जो खाली स्थान है उसमें धन मिलेगा, तो धन हो गया। अब यह जो 8 का पहाड़ा है इस 56 के लिए पढ़िए तो 7 बार पढ़ेंगे, तो खाली स्थान में धन 7 आएगा। अगला है खाली स्थान गुणे ऋण 12 बराबर 32, धन का चिन्ह मिल रहा है, खाली स्थान के बाद ऋण है तो निश्चित तौर पर चिन्ह हमें ऋण मिलेगा। अब इस 12 का पहाड़ा या भाग कर दीजिए 132 में तो 11 आएगा, तो खाली स्थान में आएगा ऋण 11। अब हम अंतिम प्रश्नावली इस अध्याय की देखें 1.4। आपको मान ज्ञात करना है, तो इसमें भी बहुत सारे सवाल हैं, कुछ हम आपको दे रहे हैं और बाकी सभी आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। तो हम देखें ए,
ऋण 30 भागित 10। तो हम इसको बटे के रूप में लिख लें तो ऋण 30 भागित 10, वही चिन्हों का गुणा, असमान चिन्ह है अंश और हर में, तो ऋण मिलेगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 3। अब हम ई वाला देखें, 13 भागित कोष्टक में ऋण 2 धन 1। पहले हम कोष्टक को हल कर लें, 13 भागित ऋण 2 धन 1, 13 भागित ऋण 1। अब हम इसे बटे में लिख दें तो 13 बटे ऋण 1, असमान चिन्ह है, ऋण आएगा, 13 में 1 का भाग होगा तो 13, क्योंकि आपने पढ़ा है गुणा में और भाग में दोनों में 1 का गुणा या 1 का भाग करने पर वही संख्या आती है। अब हम आई नंबर का देखें, ऋण 6 धन 5 कोष्टक में, कोष्टक बंद, भागित ऋण 2 धन 1। पहले हम कोष्टकों को हल कर लें, ऋण 6 धन 5 भागित ऋण 2 धन 1, तो हमें मिलेगा ऋण 1 भागित ऋण 1, बटे में लिख लें। अब ध्यान से देखिए, चिन्ह अंश और हर में समान है, इसलिए धन चिन्ह आया, 1 में 1 का भाग होगा तो 1 आएगा। तो इसके सभी प्रश्न आप कर लीजिएगा। अब देखें हम प्रश्न दूसरा, ABC निम्न मानों के लिए सत्यापित कीजिए। तो एक हमें यहाँ पर एक फार्मूला दिया है या पद दिया गया है, उसको हम ध्यान से देखें, और इसमें बराबर नहीं लिखा है, तो हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को हल करेंगे और देखेंगे तो यह बराबर नहीं मिलेंगे। पिछली बार अपन ने एक सत्यापित किया था, उसमें बराबर मिला था। अब हम यहाँ देखें तो जो सवाल है इसमें 2 हैं, एक आपको करना है, एक हम आपको करा रहे हैं। ए का मान 12, बी का ऋण 4 और सी का 2 रखना है। तो हम इसका बायां पक्ष ले लें, ए भागित कोष्टक में बी धन सी, ए का मान 12 रख दिया, भागित कोष्टक में बी का ऋण 4 धन सी का 2, हल करें, 12 ज्यों का त्यों, भागित इसको हल करें तो ऋण 4 धन 2, 12 भागित ऋण 2। अब हम फिर वही बटे में लिख दें, 12 बटे ऋण 2। आप ध्यान से देखिए, अंश और हर में चिन्ह समान है, तो ऋण मिला, 12 से 2 कट गया तो 6, तो हमें मिला बायां पक्ष ऋण 6। अब दायां पक्ष देखें, ए भागित बी धन ए भागित सी, बराबर लिखा हमने, ए का मान हमने 12 रखा, भागित ऋण 4 कोष्टक में लिख दिया, धन 12 भागित 2, हल किया, 12 बटे ऋण 4 धन 12 बटे 2। पहले हम इसको हल करें, चिन्ह अंश और हर में अलग अलग हैं, तो ऋण 3 आया, हल करने पर धन, और यहाँ चिन्ह समान है तो धन ही रहेगा। ध्यान रखें, ये वाला धन ये नहीं है, ये इसके धन की हम बात कर रहे हैं। तो हमें मिला 6। मान लीजिए यहाँ ऋण 12 होता तो यहाँ पर हम कोष्टक में ऋण 6 लिखते। अब ऋण 3 धन 6, तो हमें मिला 3। तो बायां पक्ष मिला था ऋण 6 और दायां पक्ष मिला हमें 3। तो ये तो स्पष्ट तौर पर बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमें प्रश्न में दिया है, ए भागित कोष्टक में बी धन सी बराबर नहीं ए भागित बी कोष्टक में धन ए भागित सी कोष्टक में, तो ये बराबर नहीं है, सत्यापित होता है। अब हम देखें रिक्त स्थान भरिए। पहला हमने खाली स्थान भरे भराए दिए आपको, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये आपको भर लेना है, लेकिन पुस्तक में नहीं भरना है, कॉपी में भरना है। और पुस्तक में जब भी आप बिना देखे करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उत्तर क्यों आया। खाली स्थान सारे आपको बार बार करने चाहिए। 369 अब भागित खाली स्थान बराबर 369, तो हमने पढ़ा है कि 1 का भाग देने पर या 1 का गुणा करने पर वही संख्या आती है, तो हमने खाली स्थान में भागित के बाद 1 भर दिया। बी में ऋण 75 भागित खाली स्थान बराबर ऋण 1, तो सबसे पहले तो यहाँ ऋण है तो यहाँ धन आएगा। अब 1 कब आता है, जब हम उसी संख्या का उसी संख्या में भाग करते हैं, तो 75 भागित 75, तो खाली स्थान में 75 धन के आएंगे। सी देखें, ऋण 206 भागित खाली स्थान बराबर 1, यहाँ धन का 1 है। अब यहाँ हमारे पास ऋण 206 थे तो निश्चित तौर पर ऋण आएगा, और 1 है तो अभी हमने बताया 206 में 206 का भाग करेंगे, खाली स्थान में आएगा ऋण 206। डी ऋण 87 भागित, अब यहाँ खाली स्थान है बराबर 87, यानी धन मिल रहा है
तो निश्चित तौर पर भाग के बाद यहाँ ऋण आएगा, क्योंकि ऋण का ऋण में गुणा होगा तब तो धन होगा, और यहाँ पर 87 ही मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भाग में 1 आएगा, तो खाली स्थान में होगा ऋण 1। अब हम देखें ई नंबर का, ऋण 87 भागित 1, तो यहाँ पर ऋण आ रहा है, तो निश्चित तौर पर खाली स्थान में यहाँ भागित में 1 धन का था तो ऋण आएगा, और यहाँ 87 है तो यहाँ पर भी 87, क्योंकि भाग 1 का हमने दिया है तो वही संख्या आएगी। एफ, खाली स्थान भागित 48 बराबर ऋण 1, तो चिन्ह ऋण का आ रहा है, भागित में धन का है तो अंश में ऋण का चिन्ह आएगा, और 1 आ रहा है यानी वही संख्या 48 की 48 यहाँ आएगी। जी, 20 भागित खाली स्थान बराबर ऋण 2, तो हम देखें 20 के आगे धन है और बराबर में हमें ऋण मिल रहा है तो निश्चित तौर पे ऋण, और 2 आ रहा है तो या तो आप 2 का भाग 20 में कर दीजिए तो 10 आ जाएगा। एच, खाली स्थान भागित 4 बराबर ऋण 3, तो भागित में धन है और बराबर में ऋण है, यानी हमें ऋण चाहिए, निश्चित तौर पर यहाँ ऋण आएगा। अब ये जो 4 भागित में है, तो अगर हम ये 3 लाने के लिए या तो हम 4 का 3 में गुणा कर दें तो 12 आ जाएगा, या हम दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि 4 का पहाड़ा पढ़े, ऐसा कि 3 बार पढ़ने पर हमें यहाँ जो संख्या मिले तो हम देखेंगे हमें मिलेगा खाली स्थान में ऋण 12। अगला प्रश्न है 5वां, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा, ये है आपका प्रश्न। तो सबसे पहले हम देखें कि पहले तापमान कितना था और बाद में कितना हुआ। तो पहले था हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस और बाद में कितना हो गया, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी 0 से 8 डिग्री सेल्सियस यानी ऋण 8। तो तापमान में अंतर कितना होगा, तो हम घटा देंगे, 10 में से ऋण 8 को घटाएंगे, हल करेंगे तो 10 ऋण कोष्टक में ऋण 8, तो 10 धन 8। अब यहाँ पर यह धन कहाँ आया, पहले वीडियो में आपने देखा ऋण से हम कोष्टक हटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो यह ऋण का धन हो गया, 10 और 8 18, यानी तापमान में टोटल अंतर कितना आया, 18 डिग्री सेल्सियस। अब 1 घंटे में तापमान कितना गिरता है, तो ये आपके प्रश्न में दिया है कि 2 डिग्री सेल्सियस। तो अब 0 से 8 डिग्री सेल्सियस जाने पर कितना समय लगा, तो इसका उत्तर होगा कुल तापमान में कमी, यानी कितना तापमान गिर गया, तो 18 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में कितनी कमी हुई, तो 2 डिग्री सेल्सियस। अब हम भाग कर देंगे, 18 में 2 का भाग करेंगे तो 9 डिग्री सेल्सियस। इस तरह आपने अध्याय 1 पूर्णांक पढ़ा और उसकी सभी प्रश्नावलियों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। आप से सवाल आप होमवर्क के रूप में करिए, साथ ही हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आपको उदाहरण भी करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा में 30% तो उदाहरण भी आते हैं। तो आप अवश्य करिए, अपने विषय शिक्षक जो भी आपके गणित के हैं आपके स्कूल में, उनको चेक कराइए, आपको गणित सरल लगेगी। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, शेयर करें। थैंक यू।